चलिए, हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या 21 फरवरी के सभी करंट अफेयर को। एक एक फैक्ट को आराम से सुनिए, रिलैक्स होकर पूरे सेशन को देखिए। पीडीएफ मिल जाएगी क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्ले स्टोर से आप क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, चेकआउट कीजिए, क्योंकि काफी सारे एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफी हेल्प कर सकते हैं। चलिए शुरू करें। 21 फरवरी के करंट अफेयर में सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, एप्लीकेशन पर आपको डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाती है। मैं बता दे रहा हूं, काफी स्टूडेंट के कमेंट आते हैं लगातार कि सर फ्री नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूं कि वो फ्री है आपके लिए। एप्लीकेशन में आप विजिट कीजिए। चलिए, हाल ही में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनाई गई है? तो दिल्ली की नई सीएम के रूप में हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है? तो दिल्ली की नई सीएम अपॉइंट की गई है रेखा गुप्ता। आंसर हो जाएगा आंसर बी। देखिए, यहां पर इंटरेस्टिंग ये है कि अगर हम रेखा गुप्ता की बात करें तो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने पद संभाला है। दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, आप सभी को पता है यूनियन टेरिटरी है। अभी चुनाव हुए थे फरवरी मंथ में, रिजल्ट आया था इसका इलेक्शन के बाद, और बीजेपी ने यहां पर 70 विधानसभा की सीटों में से 48 सीटें अपने नाम की थी। अभी तक 10 साल से ऑलमोस्ट केजरीवाल जी का शासन था, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। अब आम आदमी पार्टी को 70 में से केवल 22 सीटें मिली थी। बहुमत का अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो ये 36 पर है। बीजेपी ने यहां पर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया और अब फाइनली बीजेपी कैंडिडेट जो रेखा गुप्ता है उनको दिल्ली का नया सीएम अनाउंस किया गया है। तो यह है दिल्ली की नई सीएम। हाल ही में 20 फरवरी को इन्होंने अपने पद की शपथ ली है दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में, दिल्ली के रामलीला मैदान में। ठीक है, बीजेपी का 27 साल बाद यहां पर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई है और रेखा गुप्ता को, जो कि शालीमार बाग दिल्ली से बीजेपी की एमएलए हैं, इनको दिल्ली का सीएम नियुक्त किया गया। दिल्ली में जो इलेक्शन हुए थे ना, वो 5 फरवरी को हुए थे और इसका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था नेशनल इलेक्शन कमीशन के द्वारा 8 फरवरी को। 70 में से 48 सीटें बीजेपी ने और 22 सीट जीती आम आदमी पार्टी ने। कांग्रेस ने यहां पर एक भी सीट अपने नाम नहीं की थी। तो 70 में से सारी सीटें केवल 2 पार्टियों को यहां पर देखने को मिली है। अब चौथी महिला सीएम है ना, तो इनके पहले कौन कौन महिला सीएम रही अगर हम इनकी बात करें दिल्ली में, तो सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला सीएम बीजेपी की है। 1998 से लेकर, मतलब उसी में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक 1998 में पहली महिला सीएम रही थी सुषमा स्वराज दिल्ली की। इनके बाद शीला दीक्षित का लंबा टेन्योर रहा, सबसे लंबा अभी तक का महिलाओं में, 1998 से लेकर 2013 तक। फिर आतिशी सिंह जो कि आम आदमी पार्टी की है, केजरीवाल जी के इस्तीफे के बाद ये लास्ट ईयर ही सितंबर 2024 में इन्होंने पद ज्वाइन किया था और अब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि पार्टी भी इलेक्शन में हार गई है। और अब चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में पद संभाला है किसने? रेखा गुप्ता ने। ठीक है, तो आंसर ले लिया है क्या हमने? हमारा आंसर हो गया यहां पर रेखा गुप्ता। ठीक है, यहां पर एक और चीज आप याद रखिएगा कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिल्ली का जो प्रावधान हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है 239 AA, है ना। इस आर्टिकल में दिल्ली को विशेष दर्जा दिया गया है। ओके, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में विशेष अधिकार दिए गए हैं। और ये जो संविधान संशोधन हमको देखने को मिलता है 69वां अमेंडमेंट एक्ट है, जो कि 1991 में किया गया था। और इसी के माध्यम से दिल्ली में विधानसभा के गठन का भी प्रावधान किया गया था इस अमेंडमेंट के माध्यम से। और पहली बार विधानसभा का गठन किया गया 1992 में दिल्ली में। 70 सदस्यीय विधानसभा में अगर हम यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो यह विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 10% से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब 70 सीटें हैं तो यहां पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर होंगे सीएम को मिलाकर, तो ये कितने होंगे? 7 होंगे। ठीक है, और एलजी सक्सेना जी है, आप सभी को पता है, वर्तमान में कहां पर? दिल्ली में। आगे आइए, बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2024 का खिताब किसने जीता है? बीबीसी, है ना,
यूके बेस्ड एक समाचार पत्र है, आपको आपने देखा होगा, बीबीसी न्यूज आपने सुना होगा। तो ये भारत में इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर के अवार्ड हर साल देता है। लास्ट ईयर जिन भी महिलाओं ने स्पोर्ट्स में अच्छा प्रदर्शन किया है उन महिलाओं को यह अवार्ड दिए जा सकते हैं। अलग अलग कैटेगरीज होती है। इनमें बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है 2024 के लिए, वो दिया गया है इंडियन शूटर मनु भाकर को। तो ये है मनु भाकर, है ना। हाल ही में मनु भाकर को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड दिया गया। पेरिस ओलंपिक में आप सभी को पता होगा कि मनु भाकर ने एक ही ओलंपिक में 2 मेडल अपने नाम किए थे, है ना। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता था 10 मीटर में, और एक जॉइंट इवेंट में भी इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में सरबजोत सिंह की जोड़ी के साथ एक और ब्रॉन्ज अपने नाम किया था। तो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली इंडियन बनी है कौन? मनु भाकर। वैसे ये कारनामा पहले के ओलंपिक में, यह आजादी के बाद है। उसके पहले 1900 ईस्वी में जो ओलंपिक हुआ था ना, उसमें नॉर्मन प्रिचर्ड की बात करें तो ये इंडिया की तरफ से खेले थे। हालांकि ये इंडियन नहीं थे, लेकिन ये इंडिया की तरफ से खेले थे। तो इन्होंने भी 2 सिल्वर मेडल अपने नाम किए थे। लेकिन ये बहुत पुरानी बात है और ये इंडियन थे भी नहीं, है ना। इंडिया की ओर से खेले थे वो अलग बात है। अब यहां पर आजादी के बाद की बात करें तो अभी तक एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली अगर हम खिलाड़ी की बात करें, इंडियन प्लेयर की बात करें, तो ये कौन बनी? मनु भाकर। इसीलिए बीसीसीआई के द्वारा इन्हें इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया 2024 के लिए। अदर कैटेगरीज, तो इसमें हमको एक कैटेगरी देखने को मिलेगी इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर। ओके, पैरा खिलाड़ियों की। तो यहां पर सॉरी, पैरा स्पोर्ट्स वीमेन की बात करें तो यह दिया गया अवनी लेखरा, शूटिंग के लिए, शूटिंग की खिलाड़ी है। 2020 टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी में, और इसी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल भी इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 कैटेगरी में जीता था। उसके बाद अभी 2024 के पेरिस ओलंपिक में, ये तो बात हो गई टोक्यो ओलंपिक की, पेरिस ओलंपिक में भी इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी में। तो पहली इंडियन वीमेन एथलीट जिन्होंने 3 पैरालंपिक मेडल अपने नाम किए, कौन? अवनी लेखरा। ठीक है, तो इनको दे दिया गया इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड। इसके बाद एक और कैटेगरी बीबीसी इमर्जिंग एथलीट ऑफ द ईयर। अब महिलाओं को दिया जाता है, तो यह दिया गया शीतल देवी, आर्चरी, है ना। तो ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने पेरिस ओलंपिक में अभी आर्चरी में जीता था, पेरिस पैरालंपिक में, और इंडिया की सबसे यंगेस्ट पैरालंपिक मेडलिस्ट बनी है 17 साल की उम्र में। कौन? शीतल देवी। ओके, ब्रॉन्ज मेडल जीता था पेरिस पैरालंपिक में। फिर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें बीबीसी का 2024 के लिए, तो ये दिया गया क्रिकेटर मिताली राज, इंडियन क्रिकेटर। ओके, क्रिकेट की सबसे सक्सेसफुल कैप्टन मानी जाती है। 2004 से 2022 तक इन्होंने इंडियन टीम को लीड किया है सबसे लंबे समय तक। ठीक है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया मिताली राज को। तो ये कुछ अवार्ड हो गए जो कि बीसीसीआई के द्वारा दिए गए हैं 2024 के लिए इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के नाम से। सबसे पहली बार बीसीसीआई के द्वारा इन्हें शुरू किया गया था 2019 में। ठीक है, और फर्स्ट एडिशन 2020 में निकाला गया, 2019 में अनाउंस किया गया था बीबीसी निकालेगी, और 2020 में पहली बार यह दिया गया 2019 के लिए, और पहली बार दिया गया पीवी सिंधु को, जो कि बैडमिंटन प्लेयर है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 के लिए किसे दिया गया? कौन है ये? मनु भाकर, इंडियन शूटर। ओके, आगे बढ़ने से पहले आपको ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं। तो आप सभी के लिए यहां पर जनरल स्टडीज का फाउंडेशन कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर देखिए आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस, ये चारों सब्जेक्ट एक सिंगल फाउंडेशन कोर्स में आपको मिल जाएंगे। बायलिंगुअल है। ठीक है, देखिए हर एग्जाम में एसएससी या फिर स्टेट पीएससी के एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, जीएस का एक बहुत ही अच्छा पोर्शन एग्जाम में पूछा जाता है, और हर एग्जाम में स्टूडेंट को इन सब्जेक्ट में काफी प्रॉब्लम भी आता है ना।
तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फाउंडेशन तैयार हो जाएगा, बहुत ही बेसिक से आपको चारों सब्जेक्ट यहाँ पर क्लियर करवाए गए हैं। तो आपको किसी भी एग्जाम में अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस से क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली उनको बना पाओगे। तो बायलिंगुअल कोर्स से वैसे देखिए इंडिविजुअल आपको ये थोड़ा सा एप्लीकेशन पर कॉस्टली लग सकता है, तो आप यहां पर इसे फाउंडेशन कोर्स के इस पर्टिकुलर जो कंबाइंड बैच है इसमें ज्वाइन कर लीजिए। तो आपको ये बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में अवेलेबल हो जाएगा 149 रुपीज में। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है, क्लिक कीजिए और वहां पर जाकर आप डायरेक्ट इसे अवेल कर लीजिए। बायलिंगुअल है तो कोई भी अवेल कर सकता है, और कोई भी डाउट आता है आपका तो आप हमारी सपोर्ट टीम से इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़े। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाया जाता है? विश्व सामाजिक न्याय दिवस की यहां पर बात हो रही है। अच्छा, सामाजिक न्याय क्या होता है? पहले तो ये समझे हम कि सर सामाजिक न्याय क्या, सोशल जस्टिस क्या है। अच्छा, अगर आप इंडिया में देखें तो आपको पता है बहुत लोग गरीब है और बहुत लोग बहुत ज्यादा अमीर है। अब क्या करना चाहिए ऐसी केस में? ओबियस सी बात है, अमीरों पर आप टैक्स लगाओ और गरीबों को आप सहूलियतें दो, स्कीम्स लेकर आओ, जो इंडिया में होता भी है ना। इससे क्या होगा, जो अमीर और गरीब की खाई है ना उसको खत्म करने में मदद मिलेगी। ये क्या है? सोशल जस्टिस है। गरीबों के उत्थान के लिए काम किया जाए, क्या है? सोशल जस्टिस है। समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी आधार पर, चाहे वो सामाजिक आधार हो, आर्थिक आधार हो, है ना। तो उनको खत्म करना, ये क्या है? सोशल जस्टिस है। तो इसी के प्रति लोगों को अवेयर करना, पूरे वर्ल्ड में लोगों में अवेयरनेस लाना कि भाई एक इंसान इंसान है, बाकी सब साइड में रखो। तो इस अवेयरनेस के लिए वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, और यह मनाया जाता है 20 फरवरी को, 25। ओके, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। उद्देश्य क्या है? पूरी दुनिया में इक्वलिटी को बढ़ावा देना, समानता को बढ़ावा देना, निष्पक्षता को बढ़ावा देना, है ना। साथ मिलकर सब विकास कर सके। पूरे वर्ल्ड में पॉवर्टी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, जेंडर इनइक्वलिटी और ह्यूमन राइट वायलेशन के खिलाफ पूरे वर्ल्ड को एक साथ लेकर आना, पूरे वर्ल्ड को इसके लिए अवेयर करना, यह उद्देश्य है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस को मनाए जाने का। हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है। पहली चीज तो ये 2025 में इसकी थीम रखी गई है, स्ट्रेंथनिंग अ जस्ट ट्रांजिशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। 2025 की थीम है वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे की। 2007 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसे अनाउंस कर दिया था कि हम बनाएंगे 20 फरवरी को, लेकिन पहली बार यह डे मनाया गया 2009 में। कब मनाया गया? 2009। तो तब से लेकर 2009 से हर साल वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे मनाया जाता है 20 फरवरी को। आगे चलेंगे। हाल ही में चर्चा में रही जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भारत किस देश से लेने वाला है? तो एक समझौता हुआ है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी अभी अमेरिका की यात्रा पर थे, है ना। तो द्विपक्षीय ट्रेड के लिए समझौते हुए, काफी सारे समझौते किए गए दोनों देश के मध्य में, है ना। दोनों देशों के मध्य में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने की बात की गई है, काफी सारे अलग अलग समझौते किए गए। उसी क्रम में जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के लिए भी समझौता हुआ है, और अमेरिका ये गाइडेड मिसाइल अब इंडिया को देने वाला है। इंडिया में इन मिसाइल्स का निर्माण किया जाएगा, जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का। तो हाल ही में चर्चा में रही ये जो मिसाइल है जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये कौन सा देश इंडिया को प्रोवाइड करेगा डिफेंस सेक्टर में? तो ये देने वाला है यूएसए। अब एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की बात करें तो देखिए, जो अपोनेंट, जो सेना है, जो भी जिनसे भी युद्ध हो रहा है, उनके टैंक को खत्म करना, है ना, डायरेक्ट अटैक करना इस मिसाइल के आधार पर, टैंक को खत्म करना। अगर हवा में कोई एयरक्राफ्ट है दुश्मनों का, कोई हेलीकॉप्टर है या कोई ड्रोन है, तो उसको भी इस मिसाइल के माध्यम से नष्ट किया जा सकता है। नाम दिया गया है जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। 2.5 किलोमीटर के एरियाज में इसकी रेंज है। 2.5 किलोमीटर तक किसी भी टैंक को, हवा में किसी भी एयरक्राफ्ट को ये खत्म कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ये टारगेट कर सकता है, हिट कर सकता है।
तो पीएम मोदी और यूएसए के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं प्रेसिडेंट, उनके मध्य में समझौता हुआ है और इसका प्रोडक्शन अब भारत में किया जाएगा। जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यूएसए इंडिया को देने वाला है। इसका FGM 148 जेवलिन के नाम से इसे जाना जाता है। इसको रेथियन और लॉकहीड मार्टिन ने विकसित किया, दोनों ही यूएसए की कंपनी। अब ये भारत में इनका निर्माण करेगी, भारत में अपनी टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करेगी। ठीक है। मैन पोर्टेबल शोल्डर फायर्ड मिसाइल है, मतलब इसको कंधे पे रख के दागा जा सकता है, किसी भी मैनुअली भी इसे यूज किया जा सकता है। फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी के आधार पर इसे डिजाइन किया गया है, दागो और भूल जाओ। 2.5 किलोमीटर तक किसी भी ऑब्जेक्ट को खत्म करने का कैपेबिलिटी रखती है ये मिसाइल। ठीक है। एशिया एंड द पैसिफिक SDG प्रोग्रेस रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा जारी की जाती है? तो एशिया एंड द पैसिफिक SDG प्रोग्रेस रिपोर्ट, इसे जारी करने का श्रेय दिया जाता है UN इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक को, जिसे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया और प्रशांत के नाम से जाना जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो रही है। आपको पता है 2016 में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लक्ष्य रखा गया था और घोषणा की गई थी कि 2030 तक इसे प्राप्त किया जाएगा। 2030 तक प्राप्त किए जाने का लक्ष्य रखा गया था। अब भाई ये कितना हर साल प्राप्त किया जा रहा है, क्या हर्डल्स हैं, क्या चुनौतियां आ रही हैं इनको प्राप्त करने में, इन सभी से रिलेटेड जो रिपोर्ट है ना, वो एशिया एंड द पैसिफिक SDG प्रोग्रेस रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। हर साल निकाली जाती है, तो 2025 में भी निकाली गई। निकालता कौन है? UN इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। तो आंसर ले लेते हैं पहले, आंसर बी। इसने कुछ चीजों को इंडिकेट किया है कि भाई लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या क्या बाधा है, कौन कौन से गोल्स, जो 17 गोल्स से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में से कौन कौन से प्राप्त करने में हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। तो ये सभी इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रगति और उनके चैलेंजेस क्या क्या है, इनके बारे में बताया गया है। अब क्या कहा गया देखिए, इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। रिपोर्ट के अनुसार सारे जो SDGs हैं उनको प्राप्त करने में प्रगति हुई है, नो डाउट। इनकम पॉवर्टी जो कि गोल नंबर 1 है SDG का, और अंडर नरिशमेंट की अगर हम बात करें तो ये गोल नंबर 2 में आता है ना। गोल नंबर देखिए एक एक गोल के आधार पर चलता है, 17 गोल्स हैं, इससे आगे मैं आपको बताऊंगा, कुछ एग्जांपल्स दूंगा। तो गोल नंबर 1 और गोल नंबर 2 जो हैं उनको प्राप्त करने में सही दिशा में हम बढ़ रहे हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना जो कि गोल नंबर 9 है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना जो कि गोल नंबर 16 है, इनमें भी सही तरीके से पूरा वर्ल्ड आगे बढ़ रहा है। क्वालिटी एजुकेशन गोल नंबर 4 और डिसेंट वर्क गोल नंबर 8, इसकी प्रोग्रेस थोड़ी स्लो हुई है। तो इस तरीके से कुछ की पॉइंट हाईलाइट किए हैं अपनी इस रिपोर्ट में संस्थान ने। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, अगर ये समझ में आएगा तो शायद आपको रिपोर्ट समझ में आएगी जिसके बारे में इसमें बात की गई है। देखिए 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसे कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2015 में अपनाया गया था। 2015 में अपनाया गया था और मैंने आपको 2016 बोला है, वहां से इंप्लीमेंटेशन शुरू हुआ था। तो हम ये ईयर लेते हैं, 2015 में इसे अपनाया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा, और लक्ष्य रखा गया था कि 2030 तक SDGs को प्राप्त किया जाएगा जो कि 17 है ना। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से निर्धारित किए गए। फॉर एग्जाम्पल गरीबी उन्मूलन, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, गुड हेल्थ और वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, इसके अलावा क्लीन वाटर और सैनिटाइजेशन, स्वच्छता, है ना। तो इस तरीके से 17 गोल्स है पूरे, तो उसको प्राप्त करने की दिशा में काम करना SDG गोल्स है। अब इसी के ऊपर जो रिपोर्ट आई है एशिया एंड द पैसिफिक SDG प्रोग्रेस रिपोर्ट है। जारी कौन करता है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमी एंड सोशल कमीशन के द्वारा जारी की जाती है, एशिया एंड प्रशांत, हर साल जारी की जाती है और SDG गोल्स का यहां पर विश्लेषण किया जाता है।
रिपोर्ट पहली बार 2017 से आई थी। 2016-17 में 2016 में हमने क्या क्या डेवलप कर लिया था, उसकी रिपोर्ट 2017 में पहली बार दी गई थी। ठीक है। यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक की बात करें तो यूनाइटेड नेशन के 5 क्षेत्रीय कमीशन है वर्ल्ड में, उनमें से एक है यह संस्था। स्थापना की गई थी 1947 में। उद्देश्य क्या है? एक तो एशिया और एशिया के पूर्व में इकोनॉमी एक्टिविटीज को बढ़ावा देना, है ना। जो पूर्व के क्षेत्र है एशिया और पूर्वोत्तर के क्षेत्र, वहां पर इकोनॉमी एक्टिविटीज को बढ़ावा देना, रीजनल और इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशनशिप को बढ़ावा देना देशों के मध्य में। हेडक्वार्टर देखने को मिलता है थाईलैंड के बैंकॉक में। 53 मेंबर कंट्रीज है और साथ ही साथ 9 पार्टनर्स कंट्रीज के रूप में भी इसमें रजिस्टर्ड है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। आगे, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? देखिए, एशिया इकोनॉमी डायलॉग कॉन्फ्रेंस, डायलॉग का मतलब कॉन्फ्रेंस, किसके लिए? एशिया की इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए। वैसे एशिया के बाहर के देश भी यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं, समझना, लेकिन एशियन इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए यह डायलॉग या समिट का आयोजन किया जाता है, कॉन्फ्रेंस का। 2025 में इसका आयोजन किया गया है महाराष्ट्र के पुणे में। कहां पर? पुणे। एशियन इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे बढ़ावा दिया जाए, क्या क्या हर्डल्स हो सकते हैं, ऑटोमेशन को बढ़ावा देना, डिजिटल इकोनॉमी में सेफ्टी को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है ना। इंडियन ओशियन रीजन में जो ब्लू इकोनॉमी है उसको बढ़ाने पर, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाती है। ऑल ओवर एशियन इकोनॉमी को बढ़ावा देना उद्देश्य एशियन इकोनॉमिक डायलॉग को आयोजित किए जाने का। अभी ये आयोजित किया जा रहा है 20 से लेकर 22 फरवरी तक 3 दिवसीय सम्मेलन है, महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित किया जा रहा है। आयोजन कौन करवाता है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंडिया और पुणे इंटरनेशनल सेंटर के द्वारा यह आयोजित किया जाता है। ठीक है ना, अभी आयोजित हो रहा है पुणे में। तो एशिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट या डायलॉग, ठीक है, एशिया इकोनॉमिक डायलॉग, इसकी बात करें तो 9th एडिशन है 2025 में। 40 देशों से ज्यादा के डेलीगेशन ग्रुप जो हैं वो यहां पर आए थे। अभी कंटिन्यू है ना, अभी भी चल रही है लगातार डायलॉग या कॉन्फ्रेंस। तो 40 देशों से ज्यादा के स्पीकर या फिर डेलीगेशन ग्रुप ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। शामिल देश भी यहां पर मैंने आपको मेंशन किए हैं। पहला एडिशन जो था वो 2017 में आयोजित किया गया था, सबसे पहला एडिशन। इस बार ये 9th एडिशन है एशिया इकोनॉमिक डायलॉग का 2025 में। कहां पर? महाराष्ट्र के पुणे में। एशिया कप 2025 टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन कहां किया जाएगा? तो एशिया कप 2025 टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा चीन के शेंजेन में। कहां पर? चीन के शेंजेन में। टेबल टेनिस टूर्नामेंट है, यहां पर मेन और वीमेन दोनों कैटेगरी के टेबल टेनिस प्रतियोगिता आयोजित की जाती है एशिया कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में। ठीक है, दोनों में 32 खिलाड़ी यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। मेंस कैटेगरी या मेन सिंगल और वीमेन सिंगल, दोनों में 32 खिलाड़ी यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, अब एशिया कप 2025 इस बार आयोजित हो रहा है टेबल टेनिस टूर्नामेंट 23 फरवरी को, 19 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक चीन के शेंजेन में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसके लिए इंडिया की ओर से 6 मेंबर की एक टीम भेजी गई है। 6 सदस्यीय टेबल टेनिस खिलाड़ियों की टीम ने यहां पर पार्टिसिपेट किया है। हर साल नॉर्मली एशिया कप का आयोजन किया जाता है टेबल टेनिस टूर्नामेंट का, लेकिन 2023-24 में इसका आयोजन नहीं किया गया था। 2022 में आखिरी बार इसका आयोजन किया गया था। वैसे तो हर साल होता है, लेकिन किसी कारण से नहीं किया गया। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन और द एशियन टेबल टेनिस यूनियन के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। पहली बार आयोजित हुआ था 1983 में। कब आयोजित किया गया? 1983। और पिछला जो संस्करण था 2022 में, वो थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित हुआ था। इसमें मेंस और विमेन कैटेगरी में विनर की बात करें तो मेंस कैटेगरी में विनर जापान के खिलाड़ी थे,
नाम देख सकते हैं हम, टोमोकाजु हरिमोटो। नाम देखिए थोड़ा सा टफ है तो याद ना रहे तो देश याद रखिएगा। जापान की टीम, जापान के प्लेयर विनर रहे थे मेंस कैटेगरी में, और विमेंस कैटेगरी में विनर रही थी चाइना की वांग यीदी 2022 में। और अब 2025 में एशिया कप 2025 टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। कहां पर? तो यह आयोजन हो रहा है चीन के शेंजेन में। ओके, आगे आइए। भारत का पहला निजी सुपरसोनिक रैमजेट इंजन तेज किसने लॉन्च किया है? तो देखिए ये प्राइवेट है, समझना। अगर ये गवर्नमेंट होता तो डीआरडीओ वगैरह इसको डेवलप कर सकते हैं, डीआरडीओ, इसरो, है ना। पर यहां पर निजी सुपरसोनिक रैमजेट इंजन की बात हो रही है जिसका नाम रखा गया तेज। अब यहां पर सुपरसोनिक और एक होता है हाइपरसोनिक, ये दो चीजें याद रखो, ठीक है। ये दो अवधारणा याद रखना। अभी ये समझो कि ये कौन सा है, सुपरसोनिक है ना, प्राइवेट सुपरसोनिक रैमजेट इंजन जिसका नाम है तेज। किसने लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है हाइप्रिक्स ने। हाइप्रिक्स की बात करें तो बेंगलोर बेस्ड एक प्राइवेट कंपनी या स्टार्टअप है। कहां की? बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी या स्टार्टअप है, डिफेंस स्टार्टअप। इसने भारत का फर्स्ट प्राइवेट सुपरसोनिक रैमजेट इंजन तेज बनाया है। 5 महीने लगे हैं तैयार करने में। और अगर हम इसकी स्पीड देखें ना इंजन की, तो ये मैक 2 से लेकर मैक 4 तक इसकी स्पीड देखने को मिलती है। मैक 2 से मैक 4 तक स्पीड में ये काम कर सकता है। अच्छा, ये इंजन है, समझना उपयोग क्या होगा। एक बाइक होती है, एक कार होती है। कार किससे चलती है? एक इंजन से चलती है जो कार के अंदर लगा है। एक बाइक होती है, उसमें एक इंजन होता है जो बाइक में लगा है। उसमें आपको पता है सीसी होते हैं, है ना। बाइक में 100 सीसी, 150 सीसी, 220 सीसी। तो क्या होता है, जितना ज्यादा सीसी उतनी ज्यादा स्पीड, है ना। यही एक तरीका, उतना ज्यादा स्पीड। तो यहां पर अगर हम मैक 2 मैक 4 की बात करें या फिर सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक की बात करें, तो सुपरसोनिक इंजन वो होते हैं जिनकी स्पीड मैक 5 तक होती है, और हाइपरसोनिक की बात करें तो इनकी स्पीड होती है 5 से 10 तक। अब ये कैसे मापी जाती है? तो ध्वनि की स्पीड से दुगनी है अगर इंजन की स्पीड, तो वो मैक 2 है। 3 गुना है तो मैक 3 है, 4 गुना है तो मैक 4 है ना, 5 गुना है तो मैक 5 है। तो इस तरीके से ध्वनि की स्पीड से दुगने से लेकर ध्वनि की स्पीड से 4 गुना तक तेज की स्पीड देखने को मिलती है। तो ये सुपरसोनिक इंजन है। ओके, हाइप्रिक्स कंपनी ने इसे लॉन्च किया है। डिफेंस स्टार्टअप है जिसका उद्देश्य हाई स्पीड एविएशन और डिफेंस प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। तो इसने विकसित किया है तेज सुपरसोनिक रैमजेट इंजन को। अब यहां पर रैमजेट क्या है ना, रैमजेट इंजन है तो ये क्या है, हाई स्पीड इंजन होता है जो कि मिसाइल और सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट में यूज किया जाता है। अब अगर ये इंजन बना है जैसे हमारी गाड़ी में लगा है, बाइक में लगा है, तो एयरक्राफ्ट में या मिसाइल में उसको पहुंचाने के लिए जिस इंजन को यूज किया जा रहा है हाई स्पीड इंजन, उसका नाम है रैमजेट, ठीक है। मैक 3 और मैक 6 की गति से ये चल सकता है नॉर्मली, पर अभी जो तेज विकसित किया गया है उसकी स्पीड मैक 2 से लेकर मैक 4 तक देखने को मिलती है। तो यहां पर सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक भी आपको समझ में आ गए कि ये दोनों क्या है, ठीक है। मैक 1 से मैक 5 तक की जो स्पीड है वो सुपरसोनिक होती है, ध्वनि की गति से 1 गुना से लेकर 5 गुना तक, ओके। और हाइपरसोनिक ध्वनि की गति से 5 गुना से लेकर 10 गुना ज्यादा स्पीड, ये होती है हाइपरसोनिक। समझ में आ गया होगा आई होप। और इंजन जो विकसित किया गया उसका नाम है तेज। फर्स्ट प्राइवेट, पहले इस चीज को नोट करना कि फर्स्ट प्राइवेट सुपरसोनिक रैमजेट इंजन है तेज। हाइप्रिक्स कंपनी जो कि बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है, उसने इसका निर्माण किया है। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में रिलायंस ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो फ्यूचर ब्रांड जो कि अमेरिका की एक कंपनी है ना, वो एक हर साल इंडेक्स निकालता है जिसका नाम है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स। अब ये इंडेक्स जो है ना, वो किसी कंपनी की वैल्यूएशन के आधार पर नहीं निकाला जाता,
बल्कि उसकी इन फ्यूचर पोटेंशियल कितनी है कंपनी में, फ्यूचर ब्रांड वैल्यू कितनी बढ़ सकती है, कितना पोटेंशियल है, इस आधार पर तैयार किया जाता है। तो फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 जो कि अभी आया है, उसमें भारतीय कंपनी रिलायंस कंपनी को सेकेंड रैंक पर रखा गया, दूसरी रैंक पर। रिलायंस कंपनी जो कि मुकेश अंबानी की कंपनी है। तो फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 हाल ही में जारी किया गया। ओके, रिलायंस इंडस्ट्री को सेकेंड रैंक पर रखा गया। पहले जो लास्ट ईयर 2023 में इंडेक्स आया था ना, तो उसमें रिलायंस इंडस्ट्री को 13वां स्थान दिया गया था। लेकिन अब रिलायंस ने एप्पल, नाइकी, वॉल्ट डिज्नी, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कंपनियों को इस लिस्ट में पीछे छोड़ते हुए 11 रैंक की छलांग लगाई है और अब यह पहुंच गया है दूसरी रैंक पर फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में। टॉप 3 कंपनीज की बात करें तो पहले पर है साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग, सेकंड पर है रिलायंस इंडस्ट्री, पहली हो गई सैमसंग, सेकंड रिलायंस और थर्ड है एप्पल यूएसए की। तो दूसरे नंबर पर है रिलायंस। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स हर साल जारी किया जाता है। अमेरिकी वैश्विक ब्रांड आधारित रणनीति और एक डिजाइनर कंपनी है फ्यूचर ब्रांड इसके द्वारा। ठीक है, इंडेक्स में कंपनी को रैंकिंग उनकी फ्यूचर वैल्यूएशन या ब्रांड कितना ग्रो कर सकता है, फ्यूचर की जो प्रिडिक्शन है उसके आधार पर रैंक दी जाती है और अलग अलग 18 विशेषताओं के आधार पर पूरे इंडेक्स को तैयार किया जाता है। फ्यूचर सक्सेस कितनी हो सकती है कंपनी की, उस आधार पर रैंक दिया जाता है। तो फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2024 में पहले नंबर पर सैमसंग और दूसरे पर रखी गई रिलायंस इंडस्ट्री। हाल ही में किस देश ने ओपेक प्लस का सदस्य बनने को मंजूरी प्रदान की? तो आपको पता है पेट्रोलियम या तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है ओपेक, और उसी का मॉडिफाई वर्जन के रूप में आप देख सकते हैं ओपेक प्लस को। बताऊंगा अभी मैं। अभी ओपेक प्लस का मेंबर बनने को मंजूरी प्रदान की है ब्राजील ने, जो कि एक दक्षिण अमेरिकी देश है। आपको पता है अगर हम ब्राजील की बात करते हैं ना, तो यह दुनिया का 7वां सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, 7वीं सबसे लार्जेस्ट पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन है? ब्राजील है ना। हर रोज 4.3 मिलियन बैरल ऑयल प्रोडक्शन करता है ब्राजील अकेला। यहां पर पहले हमको ओपेक को समझना पड़ेगा कि ये क्या है। देखिए, पेट्रोलियम उत्पादक जो देश है ना, अरब कंट्रीज और दक्षिण अमेरिकी देश, क्या होता है कि पेट्रोलियम के इंटरनेशनल रेट को फिक्स करने के लिए, हम किस रेट पर बेचेंगे, रणनीति डिसाइड करने के लिए, आपसी सहयोग के लिए एक संगठन बनाते हैं 14 सितंबर 1960 को। इसका नाम रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और इसे ही शॉर्ट में कहा जाता है ओपेक। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का। इसकी स्थापना तो इराक के बगदाद में हुई थी 1960 में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वीना में वर्तमान में देखने को मिलता है। अब ये सभी तेल उत्पादक देश एक साथ आए। इनमें 12 सदस्य देश हैं वर्तमान में जो कि ओपेक का हिस्सा है, जैसे अल्जीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ द कांगो, सऊदी अरेबिया। तो ये सब कहीं ना कहीं पेट्रोल का उत्पादन करते हैं। अब इनमें और देशों को सहयोग इंक्लूड किया जाए, इसलिए एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना ओपेक प्लस। यह अस्तित्व में आया 2016 में। यह ओपेक का ही जो एक्सपेंड वर्जन है, इसको ऐसे देख सकते हैं। 2016 में अस्तित्व में आया। ओपेक के सदस्य तो इसके सदस्य हैं ही, इसके अलावा अदर जो पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंपनी है, जो देश है, वो भी इसके मेंबर है। जो पेट्रोलियम या फिर ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज है, वो ओपेक के अलावा भी वो भी इसकी मेंबर है, ओपेक प्लस की। अभी ये बढ़ रहा है धीरे धीरे, इसलिए ओपेक में अभी 12 मेंबर है और ओपेक प्लस में 11 मेंबर हैं वर्तमान में। हाल ही में ब्राजील ने, जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है, ओपेक प्लस का मेंबर बनने को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, ये जो पूरी तरीके से ऑफिशियली जो मेंबर कंट्रीज है वो हैं। इनके अलावा कुछ पार्टनर्स कंट्रीज भी होती है, तो उनको हमने इंक्लूड नहीं किया। पार्टनर्स कंट्रीज भी होती है यहां पर,
तो आप तो इतना याद कर लो कि ओपेक प्लस का मेंबर बनने को किसने मंजूरी दी, तो ये हो जाएगा ब्राजील। ओके, तो यहां पर 21 फरवरी 2025 के सभी करंट अफेयर हो गए, एक एक क्वेश्चन को हमने समझा। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। आंसर ले लेते हैं एमसीक्यूज फॉर्म में। तो नक्शा कैंपेन किस मिनिस्ट्री से संबंधित है जो कि हाल में जारी किया गया, तो यह संबंधित है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। नक्शा कैंपेन। फरवरी 2025 में भूकंप झुंड के कारण किस देश ने अपने कुछ एरियाज में इमरजेंसी की घोषणा की है, तो यह हो जाएगा कौन, ग्रीस। भारत और कतर ने वर्ष 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को कितने तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, तो 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक इंडिया और कतर का जो द्विपक्षीय व्यापार है, बायलैटरल जो ट्रेड है, उसको बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक ये 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान योजना को कब तक के लिए बढ़ाया गया है, तो इसे 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर के लिए बढ़ाया गया। हाल ही में 10 टन वर्टिकल प्लेनेटरी मिक्सर, ठीक है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मिक्सर है, किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया, तो इसे विकसित करने का श्रेय दिया जाता है किसको, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को। हाल ही में भारत की पहली विधानमंडल कौन बनी जिसने ट्रांसलेशन सर्विसेज की शुरुआत की है, तो यह बन गई है कौन, उत्तर प्रदेश विधानसभा। मिलिंद रेगे जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित थे, तो मिलिंद रेगे की बात करें तो यह संबंधित है क्रिकेट से, महाराष्ट्र क्रिकेट बोर्ड के फेमस व्यक्ति। हाल ही में चर्चा में रही मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी, तो इसे शुरू किया गया था 19 फरवरी 2015 को। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य का फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है, 20 फरवरी को। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही मत्स्य 6000 क्या है, तो एक गहरे समुद्र में जाने वाली पनडुब्बी है मत्स्य 6000। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हमारे कल के सेशन के। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर। पहला क्वेश्चन हमारा था कि जाकिर हुसैन को 1963 में भारत रत्न दिया गया, ये भारत के कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे, तो ये भारत के तीसरे नंबर के प्रेसिडेंट थे। ड्रिबल शब्द जो यूज किया जाता है ना, बास्केटबॉल में यूज किया जाता है ना, ड्रिबल करना, गेंद को जो मारते हैं ना पटक के, तो ड्रिबल है ना, हिट करना जमीन के साथ बॉल को, तो यह है ड्रिबल वर्ड। निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करके सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ है, तो सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था ट्रीटी ऑफ मैंगलुरु के द्वारा ना, मैंगलोर की संधि। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, पीली और दोमट मिट्टी का उपयोग मुख्य रूप से किस फसल के लिए किया जाता है, पहला क्वेश्चन। आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, सेकेंड क्वेश्चन। यह आईपी एड्रेस 132.156.132.156 ओके, ये आईपी एड्रेस है, किस नेटवर्क क्लास का हिस्सा है या किस नेटवर्क क्लास में आता है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन के आंसर कमेंट में कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए, पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर देना, और एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, विजिट कीजिए, चेकआउट कीजिए, और फ्री आपको पीडीएफ वहीं पर मिल जाएगी, तो वहां से इसे कलेक्ट कर लीजिएगा। कल फिर मुलाकात करते हैं नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।